नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है पढ़ाई? स्वागत है आप सभी का घर बैठे खेल खेल में हिंदी साहित्य सीखने के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी बोलियों का विकास। दोस्तों, कुछ बातें हैं जिसको जेहन में आपको बैठाने की आवश्यकता है और उत्तर लिखते समय इन बातों का प्रयोग करें। देखिए फिर कैसे अंक बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यह कि हिंदी भाषा कोई एक भाषा या कोई एक बोली नहीं बल्कि बोलियों का समुदाय है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि आपने 9th 10th में 11th 12th में जब हिंदी साहित्य जैसे विषय को पढ़ा तो उसमें विद्यापति की कविता थी। याद रखिए, विद्यापति की बोली मैथिली थी। कबीर की कविता थी। कबीर की बोली भोजपुरी थी या पंचमेल खिचड़ी कह लीजिए। उनकी कविता में ब्रज भाषा भी है, खड़ी बोली भी है, अवधी भी है, भोजपुरी भी है और पश्चिमी बोलियां भी हैं। दोस्तों, अमीर खुसरो की भी कविता थी। अमीर खुसरो ब्रज में खड़ी बोली और फारसी में भी लिखते हैं। सूरदास की कविता थी, ब्रज भाषा में लिखते हैं। तुलसी की कविता थी, अवधी में लिखते हैं। मीरा की कविता थी, मीरा मारवाड़ी और ब्रज में लिखती हैं। मतलब बड़ा साफ है कि हिंदी साहित्य बोलियों का साहित्य है और हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय या समूह है। इन्हीं बोलियों को मिला करके हिंदी भाषा बनती है। कैसे हिंदी भाषा या हिंदी बोलियों का विकास हुआ, यह जानना जरूरी है। दोस्तों, कोई भी भाषा एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया में विकसित होती है। भाषाविदों ने माना कि भारोपीय भाषा परिवार से भारत ईरानी भाषा परिवार का जन्म हुआ। आपने सुना होगा, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि आर्य लोग ईरान से आए, मध्य एशिया से आए, मिडिल ईस्ट से आए। तो जरा समझिए, भारोपीय भाषा परिवार, किर्गिज मैदान के इर्द गिर्द भारोपीय भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। भारोपीय भाषा परिवार दो समूहों में विभाजित हुआ, केंतुम और शतम। केंतुम लोग क ध्वनि अधिक बोलते थे, इसी से उन्हें केंतुम शाखा कहा गया, और शतम शाखा के लोग स ध्वनि अधिक बोलते थे। अब देखिए कैसे इतिहास जुड़ता है। भारत में जब आर्य लोग आए या मिडिल ईस्ट के लोग आए तो ह को स बोलते थे। हिंदू को सिंधु और सिंधु को हिंदू, यानी स को ह ध्वनि में उच्चारित और ह को स ध्वनि में उच्चारित करते थे। तो दोस्तों, शतम शाखा के लोग स ध्वनि अधिक बोलते थे, केंतुम शाखा के लोग क ध्वनि। ध्यान से सुनिए, भारोपीय भाषा परिवार के दो भेद किए गए, केंतुम और शतम। इन्हीं दोनों शाखाओं में किसी एक शाखा से भारत ईरानी भाषा परिवार का जन्म हुआ। यह माना गया कि भारत ईरानी भाषा परिवार 3 शाखाओं में विभाजित हुआ। पहली शाखा ईरान क्षेत्र में पहुंची तो वहां अवेस्ता, पहलवी, आपने नाम सुना होगा, जिंदा अवेस्ता एक धर्म ग्रंथ भी है। अवेस्ता, पहलवी और ईरानी जैसी बोलियों का जन्म हुआ। भारत ईरानी भाषा परिवार 3 शाखाओं में विभाजित हुई। पहली शाखा कहाँ पहुंची? ईरान में। तो ईरानी, जिसे पारसी भी कहते हैं हम लोग, हाँ, फारस की खाड़ी से फारसी या पारसी, पहलवी और अवेस्ता जैसी बोलियां जन्मी। दूसरी शाखा कश्मीर क्षेत्र में पहुंची, जिसे हम लोग दर्द नाम से जानते हैं। आपसे जीएस में भी पूछा जा सकता है कि दर्द कहाँ बोली जाती है? कश्मीर क्षेत्र में। और दोस्तों, तीसरी शाखा भारतीय क्षेत्रों के मध्य में, यानी भारत के मध्य में आकर के बसी, मैदानी क्षेत्रों में, दोआब क्षेत्रों में, और इसी से आर्य भाषा परिवार का जन्म हुआ। दोस्तों, आर्य भाषा 3 वर्गों में विभाजित हुई कालक्रम के आधार पर। प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार और आधुनिक आर्य भाषा परिवार। प्राचीन आर्य भाषा परिवार में
हम लोग संस्कृत को रखते हैं। किसे रखते हैं? संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को। आपने सुना होगा कि प्राचीन आर्य भाषा पहले वेदों में प्रयुक्त हुई, जिसे वैदिक संस्कृत या छांदस नाम दिया गया, और फिर जब वैदिक संस्कृत बिगड़ी तो लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ, जिसके रचनाकार पाणिनि, पतंजलि और वाल्मीकि जैसे रचनाकार थे। दोस्तों, कोई भी भाषा बिगड़ करके बोली बनती है और बोली विकसित होकर के भाषा का रूप लेती है। फिर से दोहराइए, भाषा बिगड़ करके बोली बनती है और बोली जब विकसित होती है तो भाषा का रूप लेती है। अब आप समझ सकते हैं, प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत जब बिगड़ी तो लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ, और लौकिक संस्कृत के बिगड़ने से पाली का जन्म हुआ। जरा पिछली बात को दोहराइए, प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, ये 3 वर्गीकरण है आर्य भाषा की। तो प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक और लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, प्राकृत, अभ्रंश, अवहट, इन चारों को मध्यकालीन आर्य भाषा कहते हैं। प्राचीन आर्य भाषा से ही इनका जन्म हुआ। वैदिक संस्कृत बिगड़ करके लौकिक संस्कृत बनी, और लौकिक संस्कृत जब बिगड़ी तो पाली बनी। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? हाँ, भाषा ऊपर से नहीं टपकती, भाषा सामाजिक प्रक्रिया से विकसित होती है, एक सुदीर्घ सामाजिक प्रक्रिया से, और भाषा के बीच पूर्वापर, पिछली और बाद की भाषा का संबंध अनिवार्यतः रहता है। दोस्तों, संस्कृत जब बिगड़ी, जरा समझिए, कर्म, छोटे बच्चे को कहा जाए कि बोल कर्म तो बोलेगा कम, कहा जाए धर्म तो कहेगा धम्म, बोल शिक्षा तो कहेगा छिख, बोल भिक्षा तो बोलेगा भिख, बोल पुत्र पुत्त, मित्र बोलो मित्र। छोटा बच्चा इक्वल टू जन सामान्य, कम पढ़ा लिखा आदमी। संस्कृत के बिगड़े उच्चारण से ही पाली का जन्म हुआ। भिक्षा से भिख, धर्म से धम्म, कर्म से कम। समझिए, प्राचीन आर्य भाषा बिगड़ करके मध्यकालीन आर्य भाषा बनी। संस्कृत बिगड़ी तो पाली, पाली बिगड़ी तो प्राकृत, प्राकृत बिगड़ी तो अभ्रंश, भ्रंश का अर्थ टूटी फूटी भाषा, अप यानी बुरी तरह। अब जरा सोचिए, संस्कृत एक बार बिगड़ी, पाली, दूसरी बार बिगड़ी प्राकृत, तीसरी बार बिगड़ी अभ्रंश, तो बहुत बुरी तरह बिगड़ी भाषा बार बार बिगड़ने से। इसलिए अभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं। प्राकृत का अर्थ स्वाभाविक। पाली संस्कृत से पहली बार बिगड़ी तो प्रथम प्राकृत, दूसरी बार बिगड़ी तो प्राकृत द्वितीय प्राकृत, और तीसरी बार अभ्रंश। इसलिए बार बार बिगड़ने के कारण और भाषा स्वाभाविक होती गई, सहज होती गई, इसीलिए अपभ्रंश नाम दिया गया। भ्रंश यानी टूटी फूटी, अप यानी बुरी तरह। दोस्तों, ये समझने लायक है कि संस्कृत के बिगड़ने से पाली, प्राकृत, अभ्रंश, तो अभ्रंश के बिगड़ने से अवहट का जन्म हुआ। और अवहट कुछ और नहीं, जिन जिन क्षेत्रों में अपभ्रंश का प्रसार हुआ उन सभी क्षेत्रों में अपभ्रंश के अलग अलग बिगड़े उच्चारण शुरू हुए। अपभ्रंश के इन सभी बिगड़े रूपों को सामूहिक अर्थ में अवहट कहा गया। इसीलिए अवहट कुछ और नहीं, अपभ्रंश का विकृत रूप है। इसीलिए अवहट का एक और नाम है परवर्ती अपभ्रंश। जैसे अपभ्रंश का एक और नाम है तृतीय प्राकृत, वैसे ही अवहट का एक और नाम है परवर्ती अपभ्रंश। दोस्तों, अपभ्रंश के बिगड़ने से जो अवहट का जन्म हुआ, तो हमने एक बात समझने की कोशिश की, अपभ्रंश के अलग अलग बिगड़े रूपों का नाम अवहट है। तो ये जो अपभ्रंश के अलग अलग बिगड़े रूप थे, इन्हीं से हिंदी की बोलियां जन्म। किनका जन्म हुआ? हिंदी की बोलियां। इसीलिए अवहट अपभ्रंश के अलग बिगड़े रूपों का नाम है, और हिंदी अवहट से उत्पन्न बोलियों, देसी भाषाओं या लोक बोलियों का नाम है। इन्हीं अवहट से हिंदी की बोलियां जन्मी। दोस्तों, कुछ बातें और विस्तार से। कोई भी बोली विकसित होकर भाषा बनती है,
तो जब भाषा बनती है तो बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाती है और भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा कहाँ बोली जाती है? बड़े क्षेत्र में। समझिए, जो बोली है वो विकसित होती है 4 कारणों से। यदि बोली का साहित्यिक प्रसार हो तो वह विकसित होकर भाषा बन जाती है। जरा समझिए, पाली, क्या पाली का साहित्य रचा गया? हाँ, रचा गया। आपने खूब सुना है त्रिपिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत पिटक, कथावत्थु, महावत्थु, दीपवंश, महावंश। तो यदि किसी बोली का साहित्य रच दिया जाए तो वह बोली बोली न रह करके दोस्तों भाषा का रूप ले लेती है ना। तो पहला कारण, बोली यदि साहित्य से जुड़ जाए तो भाषा का रूप ले लेती है। दूसरा कारण, बोली का यदि धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक प्रसार हो तो भी बोली भाषा का रूप ले लेती है। पाली बोली थी क्या बौद्ध धर्म से जुड़ी, और जब धर्म से जुड़ेगी बोली तो उसका सांस्कृतिक विकास भी होगा। इसीलिए पाली एक धर्म विशेष से जुड़कर, जरा सोचिए, भारत ही नहीं, मैंने तो सुना है श्रीलंका तक पहुंच गई, मैंने सुना है चीन तक पहुंच गई, जापान तक पहुंच गई पाली बौद्ध धर्म के रूप में। तो दोस्तों, ये दूसरा कारण है। पहला कारण, बोली यदि साहित्य से जुड़ जाए। दूसरा कारण, यदि बोली धार्मिक प्रयोजन से जुड़ जाए, सांस्कृतिक प्रसार हो धार्मिक। तीसरा कारण, यदि किसी बोली का व्याकरण लिख दिया जाए तो वह बोली बोली न रहकर भाषा बन जाती है, क्योंकि व्याकरण के आते ही कोई भी बोली परिपक्व हो जाती है, उसका रूप निश्चित हो जाता है। इसलिए व्याकरण को भाषा का रूप कहते हैं। और चौथा कारण दोस्तों, यदि बोली प्रशासनिक प्रयोजन से जुड़ जाए। मैंने सुना है कि पाली जैसी बोलियों को बहुत से शासकों ने अपनी राजकीय भाषा बनाया था, राजकाज की। अब कई शासक, सम्राट अशोक के बारे में आपने सुना होगा, बिंबिसार वगैरह का नाम आपने सुना होगा दोस्तों, अजातशत्रु का नाम सुना होगा। तो बोली कई कारणों से भाषा बनती है, और जब भाषा बनती है तो अलग अलग क्षेत्रों में प्रसारित होती है। दोस्तों, संस्कृत के बिगड़ने से पाली बनी, पाली के बिगड़ने से प्राकृत। लेकिन प्राकृत जब भाषा बनी, पाली तो बौद्ध धर्म से जुड़ करके विस्तृत हुई, लेकिन प्राकृत जैन धर्म से। और जैसे प्राकृत भाषा बनी तो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। मगध क्षेत्र में गई तो मागधी प्राकृत, मथुरा क्षेत्र में गई तो शौरसेनी प्राकृत, मगध और मथुरा के बीच जो प्राकृत फैली उसे अर्धमागधी प्राकृत, जो राजस्थान क्षेत्र में गई राजस्थानी प्राकृत, जो पहाड़ों में गई खस प्राकृत, जो सिंध क्षेत्र में गई ब्राचड़ प्राकृत। दोस्तों, प्राकृत से ही अपभ्रंश का जन्म हुआ, जरा समझिए। इसीलिए प्राकृत से मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश, शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश। समझिए क्या कहानी है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से हिंदी। दोस्तों, इन्हीं अपभ्रंशों से हिंदी की उपभाषाएं विकसित हुई। कैसे? जरा ध्यान से सुनिए। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी का जन्म हुआ। दोस्तों, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का जन्म हुआ, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का जन्म हुआ। खस एक घास है पहाड़ों में उत्पन्न, इसीलिए उसे खस कहते भी हैं पहाड़ी क्षेत्र को। राजस्थानी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का जन्म हुआ। हिंदी की ये 5 बड़ी उपभाषाएं हैं। क्या क्या बोलिए मेरे साथ? बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। दोस्तों, बिहारी हिंदी की 3 मुख्य बोलियां विकसित हुई। बिहारी हिंदी की
3 मुख्य बोलियां विकसित हुई, भोजपुरी, मगही, मैथिली। पूर्वी हिंदी की भी 3 मुख्य बोलियां विकसित हुई, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी की भी कितनी बोलियां? 3, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी की भी कितनी बोलियां? 3, भोजपुरी, मगही, मैथिली। दोस्तों, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का जन्म हुआ। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां विकसित हुईं, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणी और खड़ी बोली। फिर से बोलिए, पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां विकसित हुई, क्या क्या? ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी और खड़ी बोली। ऐसे ही राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां विकसित हुई, क्या क्या? उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती के नाम से जानते हैं, पूर्वी राजस्थानी, जिसे ढूंढानी या जयपुरी, पश्चिमी राजस्थानी, जिसे जोधपुरी या मारवाड़ी कहते हैं, और दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी। फिर से सुनिए, राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां, उत्तरी राजस्थानी, जिसे मेवाती, पूर्वी राजस्थानी, जिसे जयपुरी या ढूंढानी, पश्चिमी राजस्थानी, जिसे जोधपुरी या मारवाड़ी, दक्षिणी राजस्थानी, जिसे मालवी। बिल्कुल दक्षिण राजस्थान मालवा का क्षेत्र, यानी दक्षिण राजस्थान एमपी से सट जाता है और एमपी को मालवा कहते हैं। दोस्तों, ऐसे ही पहाड़ी हिंदी की भी 3 बोलियां विकसित हुई, उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी। जब आप पहाड़ का नक्शा देखेंगे तो सबसे ऊपर उत्तर पश्चिमी, हिमाचली कांगड़ी को उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी कहते हैं। एकदम हिमाचल देखिए, जम्मू कश्मीर में कांगड़ी बोली जाती है, हिमाचल में भी कांगड़ी बोली जाती है। तो हिमाचली, कश्मीरी, कांगड़ी, ये उत्तर पश्चिमी पहाड़ी। यदि पहाड़ के बीच में आए तो मध्यवर्ती पहाड़ी, उसे कुमाऊनी गढ़वाली। इसकी तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग? तो कहाँ जाना है आप लोगों को? लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र, लवासना। कहाँ है बबुआ? बिल्कुल गढ़वाल क्षेत्र में है दोस्तों। हाँ, तो मध्यवर्ती पहाड़ी की 2 बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली, और पूर्वी पहाड़ी बिल्कुल उत्तर प्रदेश और बिहार। उत्तर प्रदेश से गोरखपुर का रीजन सट जाता है तो गोरखाली, और बिहार से नेपाल सट जाता है नेपाली। तो पहाड़ी हिंदी की भी 3 बोलियां, उत्तर पश्चिमी पहाड़ी, जिसमें हिमाचली कश्मीरी, मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसमें कुमायूनी गढ़वाली, और पूर्वी पहाड़ी, जिसमें नेपाली गोरखाली। अब जरा सोचिए, ये कितनी बोलियां हो गई। बिहारी हिंदी की बोलियां, मगही, भोजपुरी, मैथिली। पूर्वी हिंदी की बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणी। ऐसे ही पहाड़ी हिंदी की बोलियां, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, गोरखाली। ऐसे ही राजस्थानी हिंदी की बोलियां, क्या क्या दोस्तों? मेवाती, मालवी, ढूंढानी, जयपुरी और मारवाड़ी। इन्हीं बोलियों को मिलाकर भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, ये सभी बोलियां मिलकर हिंदी भाषा को जन्म देती हैं। बोलिए मेरे साथ, इसीलिए हिंदी भाषा कोई एक भाषा नहीं, बोलियों का समुदाय है। कुछ बातें समझ में आई? इन बोलियों का एक कालक्रमिक विकास हुआ। ये जो बोलियां हैं वही आधुनिक आर्य भाषाएं। प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और आधुनिक आर्य भाषा कुछ और नहीं, हिंदी की बोलियां। इसीलिए आधुनिक हिंदी का अर्थ ही है इन बोलियों का विकास। जहां से हम लोग आधुनिक हिंदी की बात करते हैं, वहां से इन बोलियों की ही रचनाएं शुरू होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ बातें समझ में आई होंगी। दोस्तों, बोलियों के विकास भाग 2 में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार इन बोलियों का प्रयोग हुआ, इन बोलियों का साहित्य क्या रहा है, इन बोलियों का क्षेत्र क्या रहा है। मैं उम्मीद करता हूं
कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इनको खूब ध्यान से सुनिए, लिखिए। तो बहुत छोटी छोटी बात बताएंगे आपको कि अर्धमागधी अपभ्रंश का क्या मतलब हुआ, क्यों मध्यवर्ती भाषा विकसित होती है, भाषा, उपभाषा, विभाषा, बोली, उपबोली का क्या अंतर है, ये छोटी छोटी बातें भी हम लोग सीखेंगे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग बोलियों के भाग 2 को देखेंगे और एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो लोग यूपी पीसीएस दे रहे हैं, एमपी पीसीएस और भी पीसीएस उत्तराखंड वगैरह दे रहे हैं, राजस्थान पीसीएस, प्रयोजन मूलक हिंदी। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत रोचक है। याद रखना, फैक्ट से इसको नहीं समझ सकते, कंसेप्चुअल है। तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं, अगले वीडियो तक बने रहें आप लोग। नमस्ते दोस्तों।